इस दुनिया में राम जी के मंदिर में भी चोरी करने वाले लोग आ चुके हैं, वो भी एक दो नहीं, अभी तक 8 लोगों पर एफआईआर हो चुका है। ये कहानी की शुरुआत होती है 9 नवंबर 2019 से। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अयोध्या की विवादित जमीन हिंदू पक्ष को दे दी गई और ये अदालत ये भी कहा कि 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाया जाए जो मंदिर निर्माण और उसका पूरा देख रेख संभाले। 5 फरवरी 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस ट्रस्ट को मंजूरी दे दी। नाम रखा गया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। और ये जो ट्रस्ट बना, इसके 12 मेंबर खुद मोदी सरकार ने नॉमिनेट किए। मोदी के अपने उनके पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे नृपेंद्र मिश्रा को कांस्टेबल कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और जनरल सेक्रेटरी बने चंपत राय, जो दशकों से बीएचपी से जुड़े थे, आरएसएस के प्रचारक रहे और राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती दिनों से इसमें सक्रिय थे। ये ट्रस्ट ऑटोनॉमस घोषित किया गया, यानी एक स्वतः चैरिटेबल बॉडी जिसका रोज का काम काज सरकार सीधे कंट्रोल नहीं करती। इसी वजह से जब बाद में आरटीआई के थ्रू इसकी जानकारी मांगी गई तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कहकर जानकारी देने से मना कर दिया कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस मामले में सेंट्रल कॉन्फ्रेंस कमीशन के एक ऑर्डर को स्टे कर दिया गया। जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तब राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान चलाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट बताया गया इसे। घर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया गया। सिर्फ कंस्ट्रक्शन के पहले 5 सालों में ही ट्रस्ट को लगभग 3500 करोड़ रुपए का दान मिला और कंस्ट्रक्शन के बाद 22 जनवरी 2024 के बाद से तो सिलसिला और तेज हो गया। रोज एवरेज 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कभी कभी ये संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। एक महीने में ही ट्रस्ट को 25 करोड़ तक का दान मिल चुका है, जिसमें कैश के साथ गोल्ड और सिल्वर भी शामिल है। कंस्ट्रक्शन के बाद से अब तक सिर्फ डोनेशन बॉक्सेस और ऑनलाइन चैनल्स मिलकर 500 करोड़ से ज़्यादा का चढ़ावा आ चुका है। यानी यह एक ऐसी जगह है जहां हर दिन लाखों लोग अपनी श्रद्धा के साथ पैसा, सोना, चांदी चढ़ाते हैं। यहाँ पैसा इतना ज़्यादा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कैश गिनने के लिए 4 मशीन लगाई। लेकिन सवाल ये है, जहाँ इतना पैसा आता हो वहाँ उसकी सुरक्षा, उसका हिसाब किताब कितना मजबूत था? और जवाब जैसा आगे पता चलेगा उतना मजबूत नहीं था जितना होना चाहिए था। हर दिन मंदिर परिसर में दान पात्र खोली जाती है। ये प्रोसेस अकेले में नहीं होता। कम से कम 4 लोगों की मौजूदगी में ये दान पात्र खोले जाते हैं, जिसमें ट्रस्ट के प्रतिनिधि और एसबीआई के ऑफिसर शामिल होते हैं। जो कैश निकलता है उसे लोहे के पेटी में डालकर ताला लॉक करके और उसे सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में काउंटिंग रूम तक ले जाया जाता है। काउंटिंग रूम में लगभग 50 लोग काम करते थे। इनमें से 24 लोग एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी वाराणसी बेस्ट सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के थ्रू हायर किए गए थे। ये लोग नोट के बंडल तैयार करते थे। इस पर नज़र रखने के लिए ट्रस्ट के 12 प्रतिनिधि तैनात रहते थे। पूरा रूम सीसीटीवी से कवर था और पूरे मंदिर परिसर में 1600 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए थे। सुनने में सिस्टम काफ़ी टाइट लगता है ना? लेकिन यहीं से पहली दरार दिखाई देना शुरू होती है। लगभग 6 साल पहले, यानी जब ये विवाद शुरू भी नहीं हुई थी, तब एक ऑडिट फर्म ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही सचेत किया था कि डोनेशन रिकॉर्ड रखने का कोई सिस्टमेटिक तरीका मौजूद नहीं है। लेकिन ये वार्निंग सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई। इसके बाद एक और बड़ा वार्निंग सिग्नल सामने आया, इस बार खुद बैंक की तरफ से। बाद में एसआईटी की जांच में पता चला कि एसबीआई ने विवाद पब्लिक होने से लगभग 3 महीने पहले ही ट्रस्ट को लिखित रूप में बताया था कि काउंटिंग स्टाफ को ड्यूटी से हटाया जाए। बैंक ने इन कर्मचारी के व्यवहार और उनके कामकाज पर अपनी रिपोर्ट में सवाल उठाए थे। लेकिन यहाँ एक नाम बार बार सामने आता है, चंपत राय और अनिल मिश्रा। बैंक
इस स्टाफ को ओवरराइड नहीं कर पाया और स्टाफ को नहीं हटाया गया। नतीजा, चोरी बिना किसी रुकावट के चलती रही और मामला सिर्फ डोनेशन काउंटिंग तक सीमित नहीं था। एक इंजीनियर दीनानाथ वर्मा, जो शुरुआती कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े थे, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कई बार फर्जी बिल और भुगतान को फ्लैग किया। जैसे एल्युमिनियम के काम के लिए बिल असली रेट से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा दिखाए गए थे। जब उन्होंने इस पर सवाल उठाया तो उन्हें बताया गया कि 40% कमीशन अनिल मिश्रा को देना पड़ता है। रिजल्ट, दीनानाथ वर्मा को काम से हटा दिया गया। इसी तरह एक अकाउंट इंचार्ज महिपाल, जिसने चंपत राय और ट्रस्ट के एक मेंबर को चोरी की रिपोर्ट दी, तो उसे भी अगले ही दिन उसके पद से हटा दिया गया। यानी पैटर्न बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जब भी किसी ने अंदर से आवाज़ उठाई, या तो उसे हटा दिया गया या कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये सब उस समय हो रहा था जब बाहर की दुनिया को लग रहा था कि सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित है। 1600 सीसीटीवी कैमरे थे, बैंक सुपरविजन था, मल्टी लेयर सिस्टम, सब कुछ मौजूद था। लेकिन अंदर जिन लोगों के पास इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा फायदा उठाने का मौका था, उन्होंने ही उसी सिस्टम में सबसे बड़ी सेंध लगा दी। मई के आखिरी हफ्ते में ट्रस्ट के ऑफिसर एक रूटीन प्रोसेस कर रहे थे। वे अलग अलग बैंक में जमा हो रहे पैसे का हिसाब रोजाना के डोनेशन बॉक्स रिकॉर्ड से कंपेयर कर रहे थे और यही उन्हें कुछ अजीब दिखाई दिया। हर दान बॉक्स में आमतौर पर 7 से 8 लाख रुपए आते थे, लेकिन बार बार 500 रुपये की नोट के बंडल में कमी दिखाई दे रहा था। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, कई हफ्तों तक यही पैटर्न दोहराया जाता रहा। शक बढ़ गया। इसके बाद ट्रस्ट ने एक बड़ा कदम उठाया। काउंटिंग रूम में पहले से लगे सीसीटीवी कैमरे के अलावा कुछ हिडन कैमरे भी लगा दिए गए। करीब एक हफ्ते की फुटेज देखने के बाद जो सामने आया, उसने सभी को चौंका दिया। कुछ कर्मचारी जानबूझकर सीसीटीवी कैमरे के व्यू रोकता था और उसी दौरान उनके साथ ही तैयार किए गए बंडल में से नोट निकालकर अपने पैकेट में छिपा लेते थे। लेकिन चोरी सिर्फ कैश तक सीमित नहीं थी। श्रद्धालु द्वारा चढ़ाए गए ज्वेलरी आइटम जैसे झुमके, नथिया, कंगन और पायल भी ऑफिशियल रिकॉर्ड होने से पहले ही गायब कर दिए जाते थे। 4 जून को ट्रस्ट को इस चोरी की पहली पक्की जानकारी मिली, लेकिन यहाँ एक बात सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली, पुलिस एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं हुई। ट्रस्ट के कुछ मेंबर ने पहले अपनी इंटरनल जांच शुरू की। इंटरनल जांच के दौरान एक अभियुक्त अविनाश शुक्ला से एफआईआर दर्ज होने से पहले आरोपी के आवास पर छापा मारकर 58 लाख की रिकवरी की गई थी और ये सब एफआईआर दर्ज होने से पहले ही रिकवर हो चुका था। 5 जून को बाद में सामने आई फुटेज में दिखाई दिया कि पुलिस और ट्रस्ट ऑफिसर अविनाश शुक्ला के घर से लेकर उस समय भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। ये पूरी कार्रवाई किसी ऑफिशियल रजिस्टर एफआईआर के बिना इनफॉर्मली की गई थी। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर चोरी 4 जून को ही पकड़ ली गई थी तो एफआईआर करने में इतनी देरी क्यों हुई? क्या ट्रस्ट इस पूरे मामले को अपने स्तर पर ही सॉल्व करना चाहता था? जैसे जैसे दबाव बढ़ा, खासकर जब समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने 7 जून को पब्लिक तौर पर एक सवाल उठाए, करोड़ों रुपए के दान के गायब होने की बात कही और न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की, तब जाकर यह मामला पूरी तरह सामने आया। 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया और यहीं से ये मामला सिर्फ एक इंटरनल मामला नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा सार्वजनिक घोटाला बन गया। एसआईटी ने मंदिर से जुड़े 42 कर्मचारी से पूछताछ की और कैश काउंटिंग से लेकर बैंक तक की पूरी चेन सिस्टम का निगरानी शुरू किया। अब तक जो पैटर्न सामने आया वो कुछ ऐसा था। पहले वार्निंग साइन को नज़रअंदाज किया गया, फिर चोरी पकड़ी गई, उसके बाद उसे दबाने की कोशिश हुई
और आखिरकार जब पब्लिक प्रेशर और पॉलिटिकल आवाज़ें तेज हुई, तभी इन मामलों में असली कार्रवाई शुरू हुई। एसआईटी की जांच में जो तरीका सामने आया, वो देखने में काफ़ी सिंपल था, लेकिन पूरी तरह सिस्टमैटिक था। जब कैश काउंटिंग होती थी, तब कुछ स्टाफ जानबूझकर बंडल में ज़्यादा नोट रख देते थे। अब यहाँ खेल शुरू होता था। बैंक सिर्फ बंडल की गिनती करता था, हर नोट को अलग अलग करके चेक नहीं करता था। इसी वजह से वाउचर हमेशा बढ़े हुए काउंटर के हिसाब से तैयार किए जाते थे। इसके बाद जब पैसा मंदिर से बैंक तक ट्रांसफ़र किया जाता था, तो रास्ते में वही ज़्यादा नोट निकाल लिए जाते थे। नतीजा, बैंक में जितना कैश जमा होता था, उसका हिसाब कागज़ों से पूरी तरह मैच कर जाता था और किसी को ज़रा भी शक नहीं होता था। इस पूरे ऑपरेशन में दो नाम बार बार सामने आए। पहला नाम था अनुकल्प मिश्रा, जो डोनेशन वाउचर तैयार करने का काम करता था। दूसरा नाम था उसका रिश्तेदार लवकुश मिश्रा। इन दोनों के साथ एक और नाम जुड़ा, करुणेश पांडे। पुलिस रिमांड के दौरान इन तीनों से कैश, सोना के चैन, मोबाइल और गाड़ी भी बरामद हुई। जांच में ये भी सामने आया कि लवकुश मिश्रा गबन किए गए पैसों से अपनी पत्नी को सोना के ज्वेलरी तक गिफ्ट किया था। एक और नाम सामने आया, राम शंकर यादव, जिसे टिन्नू यादव के नाम से भी जाना जाता था। वो ट्रस्ट का एक सेवादार था। उसके पास काउंटिंग रूम की चाबी रहती थी। वो वीआईपी पास को मैनेज करने का काम करता था। उसके घर से भी सोना बरामद हुआ। अब तक कुल मिलाकर 8 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका था। इनमें ट्रस्ट का एक वर्कर भी शामिल था। इन सभी से मिलाकर लगभग 80 लाख रुपए से ज़्यादा कैश रिकवर किया जा चुका था। लेकिन पुलिस का कहना था कि ये सिर्फ छोटी मछलियां हैं। अगर पूरी जांच हुई तो ये निशाना कहीं और भी लंबी जा सकती है। जैसे जैसे छानबीन आगे बढ़ी, वैसे वैसे एक और बड़ा बात सामने आई। ये पूरा खेल सिर्फ 5 या 7 कर्मचारी तक सीमित नहीं था, बल्कि ये सिलसिला 2020-21 से ही चल रहा था। यानी मंदिर के कॉन्सेक्रेशन से पहले से एसआईटी ने 150 से ज़्यादा सस्पेक्ट्स की पहचान की। इनमें कैश काउंटर सुपरवाइज़र, बैंक ऑडिट से जुड़े लोग भी शामिल थे। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया। आरएमओ अर्जुन देव, जो पिछले 17 साल से 16,000 सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग संभाल रहे थे, उन्हें अचानक गोरखपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया। उन्हें चंपत राय का काफ़ी करीबी माना जाता था। यहीं से एक और बड़ा सवाल सामने आया, क्या इतनी बड़ी सर्विलांस फेल्योर सिर्फ एक संयोग थी या फिर इसे जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया? यहीं से एक और सवाल उठा, क्या इतनी बड़ी सर्विलांस फेल्योर सिर्फ एक संयोग थी या फिर इसे जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया? इसी दौरान एसआईटी को डिजिटल एविडेंस के साथ छेड़छाड़ के संकेत भी मिले, जैसे व्हाट्सएप से चैट डिलीट और फॉर्मेटेड मोबाइल फ़ोन। जब मामला और ज़्यादा गंभीर हो गया तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा दोनों ने नैतिक आधार पर हवालात देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, उस समय तक उनका इस्तीफा आधिकारिक रूप से एक्सेप्ट नहीं किया गया था और खुद चंपत राय ने इस पूरे मामले में अपनी किसी भी गलती से साफ इनकार किया। यानी अब तक की कहानी में हमने देखा कि चोरी छोटे स्तर से शुरू हुई, लेकिन जांच के दौरान बार बार कुछ बड़े नाम सामने आते रहे। अनिल मिश्रा, चंपत राय और आरएमओ अर्जुन देव, इन सभी पर सवाल तो उठे, लेकिन अब तक इनके खिलाफ कोई सीधा कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो यहाँ तक हमने पूरी कहानी देख ली, फाउंडेशन से लेकर पहले वार्निंग साइनिंग तक, चोरी पकड़े जाने से लेकर उसके पूरे सिस्टम तक। अब सवाल ये है कि इस पूरी कहानी का आखिरकार नतीजा क्या निकला?
और सबसे बड़ा सवाल आज भी क्या बाकी है? जैसे जैसे ये मामला पब्लिक हुआ, वैसे वैसे राजनीतिक भी तेज होती चली गई। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने शुरुआत से ही सवाल उठाया कि इस मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और सिर्फ छोटे स्तर पे काम करने वाले को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना महाभारत के धृतराष्ट्र से की। उनका कहना था कि बार बार इंटेलिजेंस एजेंसियों की वार्निंग मिलने के बावजूद जानबूझकर आंख बंद रखी गई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि पैसे सीधे पीएम तक पहुंचे, लेकिन पूरी घटना ये जरूर दिखाता है कि मामले को दबाने की कोशिश हुई। उधर कांग्रेस ने इस मुद्दे को एक अलग एंगल से उठाया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस पूरे मामले पर बोलना पीएम की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि राम मंदिर उनकी पॉलिटिकल करियर का एक बड़ा हिस्सा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने याद दिलाया कि जब ट्रस्ट बनाया गया था तब उनके सभी मेंबर खुद मोदी सरकार ने नॉमिनेट किए थे और उनके मुताबिक ज़्यादातर लोग आरएसएस बैकग्राउंड से जुड़े हुए थे। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच की मांग की, लेकिन यहाँ एक और बात भी उतनी ही जरूरी है। खुद बीजेपी एमपी बृजभूषण शरण सिंह ने इशारों में कहा कि अगर वो सच बोलेंगे तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। यानी सवाल सिर्फ ऑपोजिशन की तरफ से नहीं उठ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ये समझना भी जरूरी है कि ट्रस्ट तकनीकी रूप से एक ऑटोनोमस बॉडी है। सरकार इसके रोज के फाइनेंशियल ऑपरेशंस को सीधा कंट्रोल नहीं करती और इसी वजह से आरटीआई के थ्रू भी इसका पूरी जानकारी पब्लिक नहीं की जाती। यूपी के पीएम योगी आदित्यनाथ ने बार बार सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया और एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी, जिसमें पहली नज़र में चोरी और गड़बड़ी के सबूत मिलने की बात कही गई। लीगल कार्रवाई अभी भी जारी है। अब अगर हम इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ कर देखें तो हमारे सामने क्या आता है? 8 अरेस्ट, कुछ करोड़ों रुपयों की रिकवरी और 2 लोगों का नैतिक आधार पर इस्तीफा। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है? क्या सिर्फ चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा, जबकि उनके खिलाफ अब तक कोई डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसे ही अकाउंटेबिलिटी माना जा सकता है? या फिर ज़रूरत एक ऐसी इंडिपेंडेंट और पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी इन्वेस्टिगेशन की है जिसमें सिर्फ छोटे कर्मचारी की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की जांच हो जिनके नाम बार बार इस पूरे चेन में सामने आते हैं, चाहे वो ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी हो या कोई और। दूसरा सवाल, जो पैसा चोरी हुआ, चाहे वो 7.5 करोड़ हो या इससे भी ज़्यादा, क्या उसकी पूरी रिकवरी होगी? क्या जिन लोगों ने उस पैसे से प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ या दूसरी संपत्ति खरीदी, उन्हें सीज किया जाएगा? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या उन लोगों की बात कभी सुनी जाएगी जिन्होंने शुरुआत में ही इस चोरी की जानकारी दी थी, जैसे महिपाल या दीनानाथ वर्मा, जिन्हें इसकी कीमत अपनी नौकरी खोकर चुकानी पड़ी? क्योंकि जब बात करोड़ों डिवोटीज की आस्था और उसके परिश्रम की कमाई की हो तो सिर्फ कुछ गिरफ्तारियां और 1-2 इस्तीफे इस कहानी का अंत नहीं हो सकते। असली जिम्मेदारी तभी पूरी होगी जब चोरी किया गया पैसा वापस मंदिर तक पहुंचेगा, जांच बिना किसी दबाव के पूरी हो और जो भी जिम्मेदार हो, चाहे वो कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों न हो, उसे कानून के सामने जवाब देना पड़े। एक कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एसआईटी की फाइल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, जांच अभी जारी है। लेकिन इस पूरे मामले ने जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है वो सिर्फ पैसों का नहीं है। सवाल ये है, जब आस्था के नाम पर इतना बड़ा सिस्टम बनाया जाता है
तो उसकी जवाबदेही आखिर किसके पास होती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।